ये इसको इको ब्रिक बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ये प्लास्टिक का जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसको हम इसके अंदर ठूस ठूस के भर लेते हैं। ये 4 बोतलें भरी हमने, इनको आपस में बाइंड कर दिया ग्लू से और टेप से। और ये घर में ही एक कोई प्लेट बची हुई थी पुरानी प्लास्टिक की प्लेट, तो इसका हमने चिपका के ग्लू से और कुछ डाल के इसको ये बना दिया प्रोडक्ट। देखा नहीं बोरी नहीं है वहाँ पे, तो मुझे लगा कि अच्छा नगर पालिका वाले लेके होंगे, लेकिन मुझे कचरा तो दिख रहा है वहाँ पे। तो वहाँ जाके देखा कि बोरी कोई उठा के ले गया खाली करके, नई बोरी देख के। ये मैंने एक डस्टबिन बनाया, लो कॉस्ट डस्टबिन बनाया है। हम मतलब 20-25 साल पहले हम तो पिथौरागढ़ ये सोच के आए थे कि हमारा बचपन जैसा ही होगा अगर, लेकिन यहाँ के देख रहे हैं तो अचानक सब चेंज है। इतना ओवर पॉपुलेटेड है, गंदगी बढ़ गई है, माइग्रेंट लेबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि किसी को पता लग जाए कि अच्छा पहाड़ी है, ठीक है ये ईमानदार होगा ही होगा, मेहनती होगा ही होगा, इसको रख लो नौकरी पे। कहीं अच्छे इंटरव्यू में गया तो अच्छा हाँ पहाड़ी लोग तो यार ऐसे होती हैं। तो हमें कैसे भी ये अपना ट्रेड तो बचा के, एसेट बचा के रखनी पड़ेगी। आज से 150-200 साल पहले यहाँ कोई शराब नहीं पीता था, कल्चर की लिखा हुआ है इसमें। अच्छा। और जो शराब पीता था उसको बोलता था कि देवता लग गया ऐसे। आजकल तो बहुत लोगों को देवता लगा हुआ है। बिल्कुल, हर किसी को लगा हुआ, हमें भी लगा था। अच्छा। आपके दिमाग में चल ही रहा होगा कि मैं आज इसको कूटना है, आज इसको गाल देनी है, आज ये करना वो करना है, तो फिर प्रोडक्ट चीज़ नहीं हो सकती। तो अब फौजियों का काम बनता है कि पहले अनजाने में जो भी गलतियाँ हो गई अब करो। जैसे मेरे को 10 बोतल दारू मिलती है महीने, तो मैं नहीं लाता हूँ उसको, लाता ही नहीं हूँ। तो जितने भी डिफेंस मिनिस्टर थे श्रीनगर, उनके लगातार विजिट्स चलते रहते थे। ऐसे ही वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल हैं, चीफ्स हैं, आर्मी चीफ्स हैं, उन सबको मैंने खिलाया है। अब्दुल कलाम आज़ाद को भी मैंने पर्सनली खिलाया हुआ है। अभी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं माननीय राजनाथ सिंह, इनको भी कई बार खिलाई, इनको जलेबी और ये सब बहुत पसंद है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं पिथौरागढ़ के धनौड़ा निवासी सूबेदार मेजर योगेंद्र चंद, जो कि सेना से रिटायरमेंट के बाद नगर पिथौरागढ़ में प्लास्टिक पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रईगाड़ और रईबगड़ को स्वच्छ बनाने का इन्होंने संकल्प लिया है और अकेले ही बिना किसी स्वार्थ के रईगाड़ व रईबगड़ से कूड़ा उठाने का बीड़ा उठाया है। साथ ही कूड़े का सदुपयोग कैसे करें, इसका भी इन्होंने शानदार हल ढूंढा है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सर, आपका और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और जय हिंद, और थैंक यू आपने मेरे को यहाँ पॉडकास्ट पर बुलाया। सबसे पहले तो आप हमारे जितने भी तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें आप अपने बारे में जानकारी दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं, और उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है उस एजुकेशन के संबंध में जानकारी दीजिए सबसे पहले तो। जी सर, मेरा नाम सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट योगेंद्र चंद है जी। मेरा गांव धनौड़ा है जी जी। और मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव खूना से हुई है, नैली पातल के पास। उसके बाद मैंने अपना इंटरमीडिएट मिशन इंटर कॉलेज से किया है। उसके बाद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पिथौरागढ़ से ही मैंने अपनी बीएससी की। उसके बाद मैंने फिर कुछ यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी की और ख़ासतौर पे सीडीएस के लिए, और अनफॉर्चुनेटली उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। तो फिर मैंने फिर एचएम ज्वाइन किया। फिर उसके लिए मैं आईएचएम शिमला में गया 3 साल के लिए, और उसके बाद फिर मैंने ओबेरॉयज़ होटल और इम्पीरियल होटल में ट्रेनिंग लिया, और फिर लास्ट में दिल्ली में एक इटालियन रेस्टोरेंट था दीवा करके, तो उसमें मैं एज ए शेफ़ आपने काम किया जी। और उसमें फिर 1-2 साल काम करने के बाद अगेन फिर से मुझे आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिला। एक सेना सेवा कोर एएससी बोलते हैं, उसमें डायरेक्ट नायब सूबेदार के लिए जेसीओ रैंक होता है, तो उसमें होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की वैकेंसी खुली थी। तो उसमें ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है, तो हम 14 लड़के सेलेक्ट हुए थे उसमें। तो उसमें लकीली मैं भी आ गया और मुझे दोबारा से एक बार फिर से फौज ज्वाइन करने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। फिर उसमें मैंने सिंस कि हम लोग को होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को वहाँ लेते हैं, तो हमारा काम होता है कि वहाँ इंडियन आर्मी के कुक्स को ट्रेन करना, इंडियन आर्मी के स्टीवर्ड्स को ट्रेन करना,
उनको नई डिशेज सिखाना, उनके कुक हाउसेस का मॉडर्नाइजेशन करना, प्लस उसके अलावा उनकी जो बड़े बड़े मैसेज हैं आर्मी के, जैसे NDA, IMA और दिल्ली का आर्मी हेडक्वार्टर का मैस है ABHM। तो इसमें फिर हमें वहाँ टास्क मिलता है कि उनका मॉडर्नाइजेशन करने का और वहाँ ट्रेनिंग देने का। और इसी बीच में मेरे को एक UN मिशन पीस कीपिंग फोर्स के लिए भी इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो इजराइल सीरिया बॉर्डर पे हमारा ड्यूटी थी। तो वहाँ पे मेरे को बहुत एक रेपुटेड काम मिला कि मेरे को वहाँ इंटरनेशनल किचन एक होती है जहाँ पे कि सारी जो पीस कीपिंग फोर्सेस का जो सेंट्रल डाइनिंग मैस होता है उसको चलाने का, मैनेज करने का मौका मिला। और फिर मैं 2021 में मैं रिटायर हो गया था। हाल फिलहाल में मैं एक होम स्टे चलाता हूँ। और होम स्टे चलाता हूँ तो थोड़ा साफ़ सफाई की तरफ ध्यान रहता ही है। तो घर के आसपास और काफ़ी कचरा गंदगी दिखती है। तो फिर मैं एक प्लास्टिक पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन पे ख़ास तौर पे अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूँ और कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हमारा एरिया अच्छा हो और ये एक पॉल्यूशन को हम कर्व कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। जो आपके द्वारा काम किया जाता है कि आप चाहे रईगाड़ हो या अपने घर हो उसके आसपास हो, आपको बहुत सारे लोगों ने भी हमें आपके बारे में जानकारी दी कि जो आप बिना किसी को जानकारी दिए अपने मन से निस्वार्थ भाव से आपके द्वारा सफाई का काम किया जाता है। मैंने भी बहुत बार आपको ऑब्जर्व किया हुआ है। कुछ इसके बारे में जानकारी दें, क्यों आपको ऐसा जो है कि लगा कि बिना किसी को कोई जानकारी दिए अपने तरफ से एकला चलो के भाव से आपके द्वारा जो एक सफाई अभियान किया जाता है, चाहे वो रईगाड़ हो या फिर अपने आसपास के हों, उस एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दो और क्यों और आपने क्या सोच करके इसकी तरफ को आपका रुख हुआ, इसके बारे में बताइए। मैं होम स्टे चला ही रहा हूँ और मेरे घर के सामने से रईगाड़ और बगड़ है ही। तो मेरे जो गेस्ट आते हैं तो वो बोलते हैं कि रईगाड़ को नाला बोल देते हैं कभी। तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि बचपन से हम तो इसी में नहाते थे, यहीं खेलते रहते थे पूरा दिन, और जहाँ कहीं बहता हुआ पानी होता था तो पी भी लेते थे उसको। ये अभी की 25-30 साल पहले की बात है, कोई 30 से 35 साल पहले की बात है। तो जब इतना था और आज इसको लोग नाला बोल रहे हैं तो हमें मतलब बहुत बुरा लगा। तो फिर मेरे को लगा कि अच्छा चलो अब देखते हैं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बचपन का कर्ज भी चुकाना है कि इसी पकड़ में खेलते खेलते हम भर्ती भी हो गए, फिटनेस आई हमको। तो फिर थोड़ा रिसर्च सर्वे किया तो देखा कि अच्छा इसमें तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक आ रहा है और बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट है, शैम्पू है, साबुन है, सीवेज का पानी है, ग्रे वाटर है बाथरूम का। तो मुझे लगा कि अच्छा ये तो सब मिसमैनेजमेंट के कारण ऐसा हो रहा है, चाहे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि कुछ इसमें करते हैं कि ऐसा ना हो। तो अभी इसलिए मैं क्रम में फिर मैं थोड़ा अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूँ। कुछ लोगों के घर जाके एक बार बताया कि इसमें मत फेंको, ऐसा कचरा मत फेंको। फिर अब अचानक लोगों को ऐसा बोलो तो उनको समझ में आते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, पहले खुद करके दिखाना चाहिए कि चलो हम करते हैं। तो इसलिए फिर मैं घुस गया इसमें। इसलिए आपने अपने से शुरुआत किसी को बोलना अलग चीज़ है, एक बार करके दिखाओगे तो फिर लोग तभी सुनते भी हैं आप। तो फिर मैं उसी में इसलिए इस लाइन में घुस गया कि मुझे चलो अब ये बगड़ और ये भी क्लीन करना है। तो इसलिए मैंने फिर कुछ सोल्यूशन इसमें निकालने की कोशिश की। जब मैं सफाई करने गया तो देखा कि ना नदी में बहुत गंदा पानी है। तो उसमें आप हाथ डालोगे, सफाई करोगे तो इन्फेक्शन के चांस हैं, मतलब उसमें इतना गंदा पानी हो चुका था। और फिर मैं बगड़ का जो पन्नियाँ और ये बहुत ऊपर से बह के बहुत आ जाती नदी में, तो वो पूरे बगड़ में फैली हुई थी। तो मैं उठाना शुरू किया तो मेरे कमर में एक दिन लचक आ गई कि ज़्यादा झुक के पन्नी उठाने से। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर मैंने एक डिज़ाइन किया, आपका दिखाऊं प्रोडक्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैंने फिर एक प्रोडक्ट बनाया, पन्नी उठाने के लिए भाला सा। अब इससे क्या करते हैं कि आप खड़े खड़े भी पन्नी को ऐसे पोक करते रहो तो पन्नियाँ इसमें इकट्ठा होती रहती है। जब ये भर जाता है फिर एक बार आप उसको खाली करते हो, खड़े खड़े काम हो जाता है।
तो इसलिए ये बनाया मैंने खुद ही। काफ़ी ऑनलाइन रिसर्च किया तो ऐसा कोई हमारे पर्पज़ का सूटेबल प्रोडक्ट नहीं मिला, तो मैंने फिर खुद ही हार्डवेयर की दुकान में जाके सोचा कि क्या हो सकता है, तो ये फिर खुद ही बनवा लिया, खुद ही बना लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर इसके बाद फिर पन्नियाँ खूब इकट्ठा हुई, तो फिर अब इसका क्या करना है। हाँ बिल्कुल। तो फिर अब काफ़ी पन्नियाँ इकट्ठा की हमने, उनको बोरियों में भरवाया। हमारे दोनों पार्षद हैं, रई के कापड़ी जी और उस साइड धनौड़ा के कापड़ी जी और रई साइड के चौसाली जी, उनको बताया तो उन्होंने ठीक है नगर पालिका को बताया और उठा के ले गए। और फिर काफ़ी कचरा था वहाँ पे, तो फिर हमने वो ब्राइट फ्यूचर एकेडमी स्कूल है, उनके बच्चों को रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने फिर बच्चे भेजे एक दिन, तो काफ़ी पन्नी इकट्ठा हो गई, उनको बोरियों में भरा और नगर पालिका से वो आए और उठा के नैनी पातल डैम में फेंक दिया। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो कोई बात नहीं हुई, आपने कचरा यहाँ से उठाया और वहाँ फेंक दिया। मतलब यहाँ कचरा, मेरा गाँव यहाँ अभी हाल फिलहाल गाँव धनौड़ा रई बगड़ है, मैंने यहाँ से कचरा उठाया और मेरा दूसरा गांव नैनी पातल है, वहाँ फेंक दिया। मतलब एक घर से ऐसा है कि एक कमरे से आपने कचरा निकाला और दूसरे कमरे में डाल दिया, तो घर तो साफ नहीं हुआ। राइट। तो मुझे लगा कि नहीं कुछ और भी करना चाहिए, इतना काफ़ी नहीं है ये कचरा पन्नी उठा के फेंकना कोई सोल्यूशन नहीं। तो फिर मैंने एक दूसरा प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, ये इसको इको ब्रिक बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ये प्लास्टिक का जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसको हम इसके अंदर ठूस के भर लेते हैं, पेचकस किया किसी लकड़ी की मदद से। तो ये काफ़ी हार्ड होता है, जैसे खाली बोतल है तो इसका वेट कोई 50-60 ग्राम होता है और अभी ये लगभग आधा किलो है। तो अब आप देख सकते हैं चाहे तो। हाँ बिल्कुल। तो ये काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी सॉलिड है ये तो। हाँ। तो इससे आपने क्या क्या और बिल्कुल बनवाई उसके बारे में बताइए। तो इससे हम फिर काफ़ी मैंने रिसर्च किया क्या क्या हो सकता है। तो इसमें मुझे स्कोप लगा कि इससे बैठने वाले आइटम काफ़ी बन सकते हैं या प्लांटर्स बन सकते हैं। तो मैंने एक ये बनाया फिर। हाँ ये 4 बोतलें भरी हमने, इनको आपस में बाइंड कर दिया ग्लू से और टेप से। और एक घर में ही एक कोई प्लेट बची हुई थी पुरानी प्लास्टिक की प्लेट, तो इसका हमने चिपका के ग्लू से और कुछ डाल के इसको ये बना दिया प्रोडक्ट। अरे वाह, ये स्टूल बन गया। ये स्टूल, ये प्लांटर बनाया, इसके बाद स्टूल ही बन गया। हाँ। आप इसके ऊपर कुछ भी कर लो, इसके ऊपर गमला रख लो या आप इसके ऊपर थोड़ा कुशन बैठा के प्लांटर ही कर लो। तो ये अब एक प्रोडक्ट बन गया जो कि आप नैनी पातल वाले लैंडफिल में इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी इतना रिच बायोडाइवर्सिटी वाला इलाका है नैनी पातल। अभी वहाँ क्या कहते हैं, तो आपने कूड़े का सदुपयोग आपने इस रूप में कर दिया इसका। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रोडक्ट के तौर पर। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। ये आइडिया आया कहाँ से आपको? इसकी लाइफ कम से कम अगर ये किसी शेड वाली जगह में रखे, छायादार जगह में, तो कम से कम 100 साल। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से रखा तो 400 साल तक। वाह, तो इतनी इसकी लाइफ है। तो इसका कुछ भी बना सकते हो आप। इसके अगर आप फार्मिंग में यूज़ करना चाहते हो तो मुर्गी के घर बना सकते हैं, गौशाला का कोई हिस्सा इसका बना सकते हैं। और अगर ब्यूटिफिकेशन में जाना चाहते हैं तो जैसे जगह जगह आई लव पिथौरागढ़ लिखा हुआ, तो इससे आप बना सकते हैं आई लव पिथौरागढ़। इससे और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, मतलब इमेजिनेशन की तो कोई लिमिट नहीं है। तो बेस्ट ये है कि मेरे को अभी तक जो लगा कि इसका स्टूल, बेंचेस और इस टाइप के कामों के लिए ये ठीक है। कैफ़े का जो फर्नीचर हो सकता है इको फ्रेंडली आपको दिखाने के लिए। तो ऐसे इसका अब इसका आइडिया मेरे को कहाँ से आया कि मेरे होम स्टे में एक देहरादून से साइंटिस्ट की टीम, मेरे परमानेंट गेस्ट हैं, वो आते हैं। नेचर साइंस इनिशिएटिव करके एक उनकी NGO और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो भी मुंशियारी मतकोट क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं इसमें। तो फिर मैंने उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि आप ये भी कर सकते हो। क्योंकि दूसरा जो तरीका है इसको फिर गला के फिर मोल्ड करके फिर बनाना, लेकिन जो प्रोडक्ट बन के आएगा फिर वो टूटेगा और फिर वो कचरे में आएगा। तो वो कोई मतलब कोई फ़ायदेमंद सॉल्यूशन नहीं है। मतलब रिसाइकलिंग भी इतना फ़ायदेमंद नहीं है। ये मैंने एक डस्टबिन बनाया, लो कॉस्ट डस्टबिन बनाया है। तो इसको बनाने का इसके पीछे भी एक छोटा सा मतलब एक फ़नी सा इंसिडेंट है।
तो मैंने जब ये रई बगड़ में प्लास्टिक उठाने का काम चालू किया तो मैंने एक दिन ना, तो मुझे लगा चलो अब अच्छा काम कर रहे तो अच्छे से करना है। तो मैं वहाँ गया, दुकान में गया, बड़ी सी जो बोरियाँ आती है ना, वो वाली लेके आया, खाद वाली जो होती है, हाँ, उसमें भर के रख दिया। और एक दो दिन में बिजी हो गया, मेरे गेस्ट आ गए, जा नहीं पाया, तो वहीं बगड़ में पड़ी रही वो बोरी। अब मैं अगले दिन जब गया तो मैं देखा नहीं, बोरी नहीं है वहाँ पे। तो मुझे लगा कि अच्छा नगर पालिका वाले ले गए होंगे, लेकिन मुझे कचरा तो दिख रहा है वहाँ पे। तो वहाँ जाके देखा कि बोरी को उठा के ले गया, खाली करके, नई बोरी देख के। तो फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने कहा कुछ और भी करना पड़ेगा हमको। तो ऐसे, क्योंकि सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है, कुछ गरीबी भी है, तो लोगों की अपनी अपनी मजबूरी है, जो भी है। तो मैंने कहा कुछ ऐसा बनाओ कि जो हल्का हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, और जिसको कोई ना ले जाए। तो दूसरा ये था कि अब सपोज ये आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो इसमें साफ पन्नी चाहिए और सूखी पन्नी चाहिए। नहीं तो अगर इसके अंदर फूड रह गया तो अब वो मोल्ड डेवलपमेंट होगा और फट भी सकते हैं कभी कुछ, तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करता है कि जो भी नालियों में या इधर उधर रोड में या बगड़ में जो पन्नी मिली उनको धोना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है, फिर भरना पड़ता है। ठीक। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए मैंने कहा कि नहीं, हमें घर से कलेक्शन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने ये एक बनाया कि ये हर एक घर में एक देने के लिए, इसमें मैंने एक स्टिकर बना के चिपकाया कि कौन कौन सी कैटेगरी के प्लास्टिक आप दे सकते हो। इसमें जो बच्चे लेज चिप्स खाते हैं या घर में दलिया ओट्स वगैरह का, जो आजकल तो हर चीज़ प्लास्टिक में आती है, आप उससे एस्केप कर नहीं सकते। तो जो भी आता है वो प्लास्टिक आप हमें इसमें दे दीजिए, और इसका हम फिर सदुपयोग करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फ़ायदा ये हुआ कि इससे हमें वो धोने का और सुखाने वाला थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे आसपास पड़ोसियों में एक बार पायलट प्रोजेक्ट के ट्रायल के तौर पे सबको दें, और घर का सारा जितना भी कूड़ा है प्लास्टिक का वो इसमें डाल के हमें दे दें। चाहे हमें दे दें आप, चाहे कबाड़ी वाले को बेच दें। तो हमारा कोई एम ऐसा नहीं है, हमारा तो है कि पॉल्यूशन कम होना चाहिए। और कबाड़ी वाले को देंगे तो उसकी भी रोजी रोटी कुछ चल जाएगी और वो रिसाइकलिंग में कहीं काम आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो ये कैटेगरी के प्लास्टिक हैं कलर वाले, इनको कबाड़ी वाला भी नहीं लेता है। अच्छा। उसका बिकता ही नहीं है। ट्रांसपेरेंट पन्नी तो बिक जाती है उसकी भी, लेकिन मैंने पूछा था तो बोलता कि नहीं, ये वाला नहीं बिकता है। तो अब इसलिए ये बिकता नहीं है, इसलिए जगह जगह ये पड़ा हुआ दिखता है। सफाई को लेकर के आपको क्या लगता है कि जैसे बहुत से लोग बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, जहाँ मन आया वहाँ फेंक देते हैं कूड़ा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो एक आपको क्या लगता है कि जो है कैसे जागरूकता आएगी यहाँ के लोगों में? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। तो इसका पीछे कारण तो ओवर पॉपुलेशन है, कि पहाड़ों में इतने लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं अनलेस कि बहुत ज़्यादा प्लान तरीके से हर चीज़ ना हो। बिल्कुल। यहाँ पर हर चीज़ प्लान तरीके से नहीं हो रही है। हम मतलब 20-25 साल पहले हम तो पिथौरागढ़ ये सोच के आए थे कि हमारा बचपन जैसा ही होगा अगर, लेकिन यहाँ के देख रहे हैं तो अचानक सब चेंज है। इतना ओवर पॉपुलेटेड है, गंदगी बढ़ गई है, माइग्रेंट लेबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अब फिर देखा कि अच्छा इतने सारे लेबर क्यों आ रहे हैं, तो बोलते कि मकान बहुत बन रहे हैं। बोलते अच्छे तो मकान क्यों बन रहे हैं, तो बोलते कि नहीं, अब गाँव से लोग पलायन करने, बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब हमारे टाइम में तो 10वीं तक गांव में ही पढ़ते थे लोग, तो 11वीं 12वीं क्या हो तो अकेले कोई रूम किराए में लेके पढ़ते थे। अब क्या हो रहा है कि LKG UKG फर्स्ट क्लास से ही बच्चे यहाँ पढ़ाने के लिए ला रहे हैं। अब उनकी देखभाल के लिए माँ बाप को भी आना पड़ रहा है, और फिर कई केसेस में अम्मा बाबू का मन भी नहीं लग रहा है तो वो भी आ जा रहे हैं। तो जो पहले एक बच्चा आता था गांव छोड़ के, अब वो लगभग 4-5 लोग आ रहे हैं साथ में। तो उससे फिर एक हाउसिंग डिमांड बढ़ गई है, तो उसको फिर पूरी करने के लिए बाहर से लेबर आ रही है, तो फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा है। तो सब चीज़ फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है। तो मेन तो गांव का, यहाँ से मतलब 10 किलोमीटर दूर के गांव वाले भी यहाँ के रह रहे हैं। तो मतलब जस्ट की बिकॉज ऑफ एजुकेशन तो नहीं है, तो वो ओवर क्राउडेड हो गया है। तो मेन तो ये है। और उस हिसाब से फिर नगर पालिका चाहे तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करे, तो उनको एक्स्ट्रा मैन पावर लगानी पड़ेगी,
आप एक्स्ट्रा मैन पावर भी बढ़ा दें तो फिर उनको कंट्रोल करना, उनसे फिर काम निकालना, ये इतना आसान काम तो होता नहीं है। तो इसलिए फिर ये चीज़ें बढ़ती जा रही। तो उसका सोर्स है अनप्लैन्ड अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट और बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पे टाउन में आना। तो इनको मतलब जागरूक नहीं किया जा सकता कि ये होंगे कैसे जागरूक कि ताकि शहर के अंदर गंदगी ना हो? कोई ऐसे आइडियाज या कुछ अपने तरफ सुझाव? तो देखिए, इसमें एक कोई मतलब सिंगल सॉल्यूशन तो इसमें नहीं हो सकता कोई कि ऐसा करो तो हो जाएगा। इसको 2-3 तरीके से इसको आपको करना पड़ेगा। कुछ तो आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कुछ आपको अपना स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी, रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। कुछ लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ शॉर्ट टर्म में करना पड़ेगा। तो जो मुझे लगता है कि हमको लॉन्ग टर्म के कुछ इन्वेस्टमेंट पे भी अभी प्लान करना है। तो लॉन्ग टर्म में यही होगा कि अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं हर स्कूल्स में। ये जैसे कई उनके नो बैग डे चलते हैं बच्चों के, तो उसमें आपको उनको इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन पे ही पूरा दिन उनका निकाल दीजिए, उनकी हैबिट में डालना ज़रूरी है। तो जैसे जापान और ऐसी कंट्री में पब्लिक में डस्टबिन भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना कचरा अपने घर पे ही सेग्रेगेट कर रखते हैं। हम तो 2 ही की कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि एक गीला दे दो, एक सूखा दे दो। वो लोग उसमें भी सूखे में भी अलग अलग कर रहे हैं कि ये ई वेस्ट है, ये रिसाइक्लेबल है, ये नॉन रिसाइक्लेबल है, ये ऐसा है। तो इस लेवल का वो कर रहे हैं। तो हमें भी अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। और मीडियम टर्म में है कि हमें कुछ जैसे ये प्रोडक्ट हमारे हैं तो ऐसे डिज़ाइन करने पड़ेंगे। तो प्लास्टिक का तो मुझे ये ठीक लग रहा है, कुछ अच्छा ये यूज़ हो गया, कुछ रिसाइकलिंग के लिए बाहर चला जाएगा, कबाड़ी वाले ले आएंगे। तीसरा जो गीला कचरा बचता है उसका मेन है, तो उसके लिए हमें फिर आपको बायोगैस उससे बनानी पड़ेगी या कंपोस्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये मीडियम लेवल पे ये काम हो सकते हैं कि अगले 4-5 साल का टारगेट ऐसा रख के कंपोस्ट, जैसे अब मैं खुद अपने घर में ट्रायल तो कर रहा हूँ कि हमने एक पिट सा बना रखे हैं 2 कंपार्टमेंट वाले, उसमें घर का कचरा डालते हैं जो किचन वेस्ट है, उसको भी पत्तियों से गोबर से लेयरिंग करते रहते हैं, केचुए डाल रखे हैं उसमें। तो वो 4-5-6 महीने में वो डिकम्पोज कर देते हैं उसको। कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो ये मॉडल भी सक्सेसफुल है वैसे तो, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि उसमें आप रबर के पिट बने, रेडीमेड पिट आते हैं, बायोगैस प्लांट जैसे गोबर के बनते थे पहले, वैसे घर का भी जो वेस्ट है उसको आप उसमें डाल लो, गैस भी निकल आएगी आपका। तो आपका एक खर्चा भी कम हो गया, कंपोस्ट भी निकल रहा है, और जो कचरा बाहर जो आना है वो भी रुक रहा है। क्योंकि अब देखते हैं कि अब पन्नी में लोग फेंक देते हैं, कई बार गाय भी बेचारी खा रही होती है, कुत्ते भी उससे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है ना वो पन्नी खोल के खाना कुछ भी करना। तो ऐसे थोड़ा सा इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपके बच्चों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको अपने सिस्टम को ठीक करने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी क्या है कि नगर पालिका का मैं जो काम करने का देख रहा हूँ, वो जैसे कोई पद पे आया वो ओवर स्ट्रेस्ड है वो, कि डेली उसको कचरे की कंप्लेन है, कहीं नाली ब्लॉक है, कहीं कुछ करना है, अभी मानसून आ गया, फिर ये हो गया, तो ये इन्हीं काम में बिजी है। तो इनसे हटके उनको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट में भी लगाना पड़ेगा कि आपको दूसरे चैनल से भी कोई ना कोई रास्ते ढूंढने की ज़रूरत है। उसमें अवेयरनेस जरूरी है, बच्चों को शामिल किए बिना ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर जो भी कचरा दिख रहा है ये इसमें बच्चों का रोल सबसे ज़्यादा है। बिस्किट्स, टॉफी, चॉकलेट, ये वो ना, वो वैसे तो उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दूसरा मेरा एक लॉन्ग टर्म में और है कि बच्चों को लाइफ साइंस कुछ सिखाई जाए। जैसे आजकल के जैसे हम लोग थे, हम तो खेत में भी काम करना जानते थे, गाय चराना भी जानते थे, और खाना बनाना भी जानते थे, सब कुछ हमें काम आता था। और आजकल के बच्चों को कुछ नहीं आता है। सही बात है। तो एक इसलिए कई बच्चे बाहर जाते हैं, वो फिर छोड़ के आ जाते हैं कि खाना पसंद नहीं आया और अकेले रह नहीं पाए। तो ये हम बच्चों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं केवल इतने सारे बच्चे हैं, सब थोड़ी ना अफसर बन जाएंगे, सबको नौकर चाकर खाना थोड़ी मिल पाएगा, खुद भी तो करना ही पड़ेगा उनको, कहने कहीं उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी।
जैसे हम लोग भी तैयारी के लिए बाहर गए थे तो कुछ दिन हमने बाहर खाया, लेकिन उसके बाद फिर हमें लगा कि नहीं अपना खाना आना चाहिए, तो हम अपना खाना खुद बना के खाते थे। चलिए, तो ये बच्चों में इन्वेस्टमेंट ये बहुत ज़रूरी है। आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। एक तरफ आप जो सफाई को लेकर के आपके द्वारा शानदार काम किया जा रहा है, अवेयरनेस जो फैलाई जा रही है, और खुद ही आप जो है निस्वार्थ भाव से आपके द्वारा काम किया जा रहा है। पहले आपने सोच लिया कि पहले मैं एक बार जनता को करके दिखा लेता हूँ, एक बार जनता देख लेगी तो खुद ही क्या पता सीख जाए। ये आपका जो मोटो है बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप कुमाऊनी संस्कृति को लेकर के भी आपके द्वारा एक रिसर्च किया जा रहा है, तो उसके बारे में बताइए। जो आपने बोला मेरे बारे में वही एक्चुअली कुमाऊनी संस्कृति है कि आप पहाड़ प्रेमी होने चाहिए, तो इसलिए हम भी चाहते थे कहीं भी सेटल हो सकते थे। बिल्कुल। तो लेकिन हमने कहा नहीं वो जाना तो वापस अपने घर ही है, तो हम असली पहाड़ी होगा तो वापस आना उसको कैसे। दूसरा है कि 101 में एग्जाम्पल से समझाता हूँ छोटा सा ना, कि पहाड़ी होना क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। सपोज़ हमने एक आड़ू का बीज लिया, उसको हमने सेब के बगीचे में प्लांट कर दिया या चीड़ के जंगल में प्लांट कर दिया, तो अब वो आड़ू का बीज ये नहीं बोल सकता है कि अच्छा सेब का रेट ज़्यादा है, इसकी आजकल डिमांड ज़्यादा है तो मैं सेब बन जाता हूँ, या ये नहीं बोल सकता कि अच्छा यहाँ सब तो चीड़ हैं तो मैं भी चीड़ बन जाता हूँ। तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ना वो आड़ू रह पाएगा ना कुछ। तो उसको हर किस्म नज़र में या हर दशा में आड़ू ही रहना पड़ेगा, वो उसकी सर्वाइवल की गारंटी है। वैसे ही हम लोगों का पहाड़ी है कि जो हमारा पहाड़ी नेचर है, कल्चर है, उसको जल्दी जल्दी अगली पीढ़ी को समझाना और उनको बताना कि इस पे ही टिके रहना है। तो बेसिकली तो पहाड़ी कल्चर है हमारा, सबसे पहले हमारा हार्ड वर्किंग और हमारी ईमानदारी। तो इसके लिए तो हम मतलब सारी दुनिया में फेमस थे। तो इतनी एक पॉजिटिव हमारा मतलब प्लस पॉइंट है ये कि किसी को पता लगे कि अच्छा पहाड़ी है, ठीक है ये ईमानदार होगा ही होगा, मेहनती होगा ही होगा, इसको रख लो नौकरी पे। कहीं अच्छे इंटरव्यू में गया तो अच्छा हाँ पहाड़ी लोग तो यार ऐसे होते ही हैं। तो हमें कैसे भी ये अपना ट्रेड तो बचा के, एसेट बचा के रखनी पड़ेगी। अब इसमें शॉर्टकट नहीं कर सकते कि आजकल इसका बेईमानी का ज़माना है तो चलो हम भी बेईमान हो जाते हैं। तो हमारे पूर्वजों का इतना धरोहर संभाली हुई अचानक ऐसे ही वेस्ट इसको नहीं जाने दे सकते, इसको बचा के रखना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग हो ही गया हमारे टेरेन के हिसाब से, बिना हार्ड वर्किंग के तो यहाँ कोई सर्वाइव कर ही नहीं सकता, इसलिए हम काफ़ी चीज़ों में पिछड़ रहे हैं। तीसरा हमारा जो कल्चर का है वो है हमारी एक साथ काम करने की यूनिटी वाला। तो आप हमारे जो परंपरागत जो हमारे त्यौहार देख लो, फेस्टिवल देख लो, पूजा देख लो, वो एज ए टीम ही होता है। एग्रीकल्चर में खेड़ परंपरा, खेड़ी जो होती है अपनी, तो उसमें यही तो होता है कि आज मेरा खेत होगा, कल आपका खेत होगा, परसों किसी और का होगा, सब मिलके बारी बारी से करेंगे और ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही जो हमारे चरागाह हैं वो सब मिलके मेंटेन करेंगे, उसमें गाय चरने जाएंगी, बकरे चरने जाएंगी, सब अपना श्रम दान करना है। ये तभी पॉसिबल होता है जब यूनिटी में होती है। ऐसी जो पूजा होती है इष्ट देव की, तो उसमें जो भी खर्चा आता है सबका हिसाब होता है, सब बराबर उसमें बांटते हैं, सबको कंट्रीब्यूट करना ही होता है। उसमें कोई नहीं कर सकता कि ये मेरा मन नहीं है, मैं नहीं, ऐसा नहीं हो, देना ही पड़ेगा। तो ये यूनिटी रहना पड़ेगा। और जो हमारे डंगरिया धामी होते हैं उनके शब्दों को सुनोगे आप तो उसमें आपको ये साफ दिखेगा भी। वो ऐसे अच्छे दिया चावल फेंकते हुए बोलते हैं कि सब दगड़े रहा फले फूलिया, मैं सब देखा लो जो कर लो, ये बोलते ही वो। और भी एग्जाम्पल देते हैं जैसे बाजा का रूख का जड़ एक जैसे नानतम एक के जैसे रहा। बिल्कुल जद लालच जन गया मैं देख कर लो, सब यही तो बोलते हैं वो, यही बोलते हैं। तो ये यूनिटी हमारे कल्चर का मतलब जरूरी हिस्सा है। तो इसके बिना हम जो आज जो फेल होते नज़र आ रहे हैं तो बेसिकली इसी में हो रहा है कि जो सक्सेसफुल हो रहा है वो अपना झोला पकड़ रहा है, अटैची पकड़ रहा है और चलो निकल रहे। बिल्कुल। तो ये फिर अब जो पीछे रह जा रहा है, गांव में रह गया, जो नहीं कर पा रहा है, अब वो फिर अकेला फील कर रहा है, तो उसके मन में डिमोटिवेटेड हो रहा है। फिर वो फिर किसी नशे की तरफ या किसी और तरफ उसमें भी घर चलाना है कैसे न कैसे, तो वो एक पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। तो जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको खेड़ परंपरा कैसे भी बचानी चाहिए। अब घर छोड़ के चले गए हैं तो खेड़ी देने तो आ नहीं सकते हैं,
तो चलो अपने बदले लेबर दे दो। अच्छा लेबर भी नहीं दे सकते कि वो पता नहीं कहाँ है, तो आप पैसे दो। लेकिन कैसे भी आप जो गांव में अकेला छूट गया है उसको अकेला नहीं छोड़ सकते आप। और फिर लास्ट में ये भी नहीं बोल सकते कि ये दारू पीता है तो क्या करना है इसमें। वो एक सिस्टम है। दूसरा है कि ये शराब से याद आया कि आज से 150-200 साल पहले यहाँ कोई शराब नहीं पीता था। कल्चर की लिखा हुआ है इसमें। अच्छा। और जो शराब पीता था उसको बोलता था कि देवता लग गया सेज। तो ये देवता की कैटेगरी में आता था। 3-4 काम। अच्छा। किसी भी किस्म का नशा करना, ज़्यादा लालच करना, गुस्सा करना, तो ये सब चीज़ें देवता की कैटेगरी में आती थी कि उसको देवता लग गया। हाँ, अगर जो ऐसे काम कर रहा है इसका मतलब इसको देवता लग गया। अब इसका मतलब है कि इसको अब चंडिका के यहाँ भेजना पड़ेगा, भगवती के यहाँ भेजना पड़ेगा, पूजा देनी पड़ेगी, और इसी प्रोसेस में उसका मन शांत हो जाता था, वापस ठीक हो जाता। तो अगला ट्रेड हमारा शांति प्रिय नेचर होना पहाड़ियों का। हमें स्कोप नहीं है कि गुस्से में या ऐसे हम करें, ये हमें सूट ही नहीं करता हूँ। हम एग्रेसिव होने की, गुस्सैल होने की कितना भी कोशिश करें, ये हमारा डीएनए में आता ही नहीं है। मतलब तो हमें हर किस्म में शांति ही प्रिय होना चाहिए। तभी आपका दिमाग शांत होगा, तभी आप प्रोडक्टिव चीज़ें कर पाओगे। आपके दिमाग में चल ही रहोगे कि मैं आज इसको कूटना है, आज उसको गाल देनी है, आज ये करना वो करना है, तो फिर प्रोडक्टिव चीज़ नहीं हो सकती। एक दिमाग शांत है, चलो देखी जाएगा, देख लेंगे जो भी होगा, अपना भी ये काम करते रहते हैं। तो ये एक पहाड़ी होना जनरली, इसके आसपास हमें टिके रहना पड़ेगा, तभी हम वो सेब के बगीचे और चीड़ के जंगल में भी आड़ू बन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज फिर तो ये सब लालच, कुछ लोगों का छोटापन, वो पूरे समाज को ले डूबेगा। तो जैसे आपने जिक्र किया कि अगर पहले कोई शराब पीता था या फिर कोई नशा करता था तो ये कहा जाता था कि इसको जो है देवता लग गया। आजकल तो बहुत लोगों को देवता लगा हुआ है। बिल्कुल, हर किसी को लगा, हमें भी लगा था। अच्छा, इसके बारे में जानकारी आप दो कि जिस तरह से युवा जो है कि नशे की गर्त में फंसता जा रहा है, क्या है ये? क्योंकि आने वाले समय के लिए बहुत ही डेंजर ये है और एक खतरनाक चीज़ है जो हमारे शहर के लिए होने वाली है अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ। तो आप इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए नशे का तो सारी दुनिया को पता है कितना खतरनाक है ये। तो नशे का बेसिकली साइकोलॉजी क्या होती है कि ये समझना पड़ेगा कि कितना खतरनाक है। जैसे नशा करते हो ना, तो वो आपको अलग दुनिया में ले जाता है, आपको ऐसी चीज़ें आभास कराता है जो सही नहीं होती। जैसे अगर आप नशा करके कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो तो आपको लगेगा कि अच्छा इसमें तो बहुत पैसा आएंगे, बहुत बढ़िया होगा, ये होगा। या आप कोई और पार्टी कर रहे हो या लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हो तो उसमें होगा कि चलो कूट के आते हैं, उसको मारते हैं। तो ये आपकी जो वास्तविक सोच है ना, इसको क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। तो आप उस वक्त खुद नहीं रहते हैं। फिर जब आपका दिमाग काबू में नहीं रहा, फिर आपके मन में फिर हिंसक विचार आते हैं। आपने देखा होगा शराबियों को, फिर जब तक कोई लड़ाई झगड़ा ना हो उसको चैन ही नहीं आएगा, जब तक किसी को चिल्ला ना हो चैन ही नहीं आएगा उसको। तो ये सब चीज़ें एक के बाद एक चीज़ें खराब होती जाती हैं। तो अब इसको दूर कैसे करना है, तो इसको जैसे हमने तो अब 5 साल हो गया छोड़े हुए लगभग, जब से फौज छोड़ी हमने भी दारू पीनी छोड़ दी। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा ये देवता भी लगता बोलते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शायद पीता ही नहीं। बिल्कुल। तो ये हमारा कल्चरल नॉलेज जो इतना इम्पोर्टेंट था, इसको भी डाइवर्ट हमने नहीं होने देना, बचाना है। तो अब जिसके ऊपर ये जवाबदारी है बुजुर्गों के ऊपर, उनको पहले खुद करना पड़ेगा। तो उसमें जैसे मैं फौजी हूँ तो हमें फौजियों को भी इसमें इनिशिएटिव करना पड़ेगा, क्योंकि फौजियों का भी इस सोसाइटी को बिगाड़ने में रोल है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि हम ही सबसे पहले घर छोड़ के गए, हम ही यहाँ पहले हिंदी लेके आए, अपनी कुमाऊनी भी हमने उसी चक्कर में थोड़ा सा नीचे लेवल पे लगा दी कि जो यहाँ रह गया उसको लगता था कि अच्छा ये तो बाहर चला गया, फौजी है, पैसे भी कमा रहा है और हिंदी भी बोल रहा है। तो फिर जो बाकी लोग रह गए वो भी हिंदी बोलना प्रीफर नहीं कर रहे, उन्हें लगता है कि ये तो नीची लैंग्वेज है, जब कुमाऊनी, जबकि ये तो इतनी पुरानी लैंग्वेज है। और ऐसे ही शराब भी फौजी ही पहली बार लाए यहाँ पे। तो अब फौजियों का काम बनता है कि पहले अनजाने में जो भी गलतियाँ हो गई अब करो। जैसे मेरे को 10 बोतल दारू मिलती है महीने की, तो मैं नहीं लाता हूँ उसको, लाता ही नहीं हूँ। तो ऐसे अब
अब मेरे पास कोई मांगने भी नहीं आता है, तो पता है कि ये नहीं पीता है, नहीं पिलाता है, तो ऐसा क्या है। कभी कभी कोई बहुत इम्पोर्टेंट खुशी में आ गया तो बात अलग है। तो ये अब जो सीनियर लोग हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, बिल्कुल, कि आप स्टार्ट करिए कैसे भी, तभी ठीक होगा। नहीं तो बच्चे की साइकोलॉजी होती है क्या, घर में अगर कोई शराबी है, नशा करके आ रहा है, तो आमा बूबू या मम्मी सब बोल रहे हैं अच्छा तो चुपचाप सो जाए, पड़ जाता है चुपचाप, हल्ला गुल्ला जन करे तो हो गया, तक कि काम ले जन गए तो कोई काम भी मत कर, तो सो जा आराम से। अब हो क्या रहा है, वो बच्चा नोटिस कर रहा है कि अच्छा नशे में आने से तो ऐसा होता है कि कोई काम भी नहीं करना पड़ता है और क्या कहते हैं सुला दिया जाता है। तो उसके मन में आ रही है कि अच्छा ये तो अच्छी चीज़ है। तो आप मैं अगेन बच्चों पे गलती कहीं भी नहीं है इनकी, सही बात है, ये सब हमारी ही गलती है, हमारी अनभिज्ञता है। और हमारे बुद्धिजीवियों का भी, जो पहाड़ी लोग हैं उनका भी थोड़ा दोष है कि वो समय पे इस मुद्दे को उठा नहीं पाए। तो ये धीरे धीरे काफ़ी अब हालत ख़राब हो गई है। अब इसको वापस ठीक लाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, हो सकता है। अब जैसे अब छोड़नी है तो मोटिवेशन खुद ढूंढनी पड़ेगी कैसे भी है। जैसे मेरा मोटिवेशन क्या था कि जैसे किसी दिन कोई इंपॉर्टेंट ड्यूटी हो गई शाम को या कुछ हो गया, आपने उस दिन नहीं पी, पार्टी नहीं भी आप, तो अगला दिन ना बड़ा फ्रेश फील होता था, एनर्जेटिक। तो तब मुझे फील हो गया था कि यार अच्छा है, छोड़ना अच्छा है। तो ये है। फिर मैं थोड़ा घर आया, थोड़ा फार्मिंग ट्राई की, खेतीबाड़ी में अपना टाइम पास किया, घूमने फिरने में किया। तो ऐसा लगा कि नहीं तो नहीं भी कभी चल सकता है, ये तो हमने ही हवा बना रखा है कि इसके बिना रह नहीं सकते हम, ये है वो है। ये सही बात बताई। तो थोड़ा सा अपना मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा और मन में तो ये मानना पड़ेगा कि जब पहले तो हर कोई पीते, बचपन से थोड़े पैदा होते ही पीते आए। हाँ, सही बात। धीरे धीरे पिए, अच्छा लगता है। आप धीरे धीरे छोड़ो उसको, कोई अच्छा नशा कर लो, खेतीबाड़ी को दोबारा बचाने का नशा कर लो, बच्चों को पढ़ाने का नशा कर लो, अपना एक स्कूल ट्यूशन खोलो, अच्छा बिजनेस चलाने का नशा कर लो, मतलब कोई पॉजिटिव नशा करो, करना ही है तो। जैसे अब हमें गाड़ साफ करने में भी कोई तकलीफ़ होती नहीं है, कचरा उठाने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो अब हमारा नशा इस टाइप की तरफ चला गया, खेल कूद फिटनेस की तरफ। तो ये ढूंढना पड़ेगा अपने मोटिवेशन हर किसी को, ये हो सकता है। आपने बहुत सारी एजुकेशन आपने ली है, किस तरह के स्टूडेंट आप अपने समय में रहे हैं? जैसे आपके एक आध सवालों के जो है कि जवाब में कूटने काटने की भी बात आ रही है, तो किस तरह के स्टूडेंट थे आप, या फिर किस तरह का आपका स्कूल का टाइमिंग रहा है, कुछ इसके बारे में बताइए। तो बहुत आपने इमोशनल सवाल पूछ लिया। तो 5वीं तक तो मैं गांव में पढ़ता था, तो वहाँ तो मैं अच्छा था, मतलब 5वीं तक अच्छे थे। हाँ, लेकिन 5वीं के बाद जब मैं बाज़ार पढ़ने आया तो यहाँ के बच्चों के साथ हम नहीं कर पाए, कि 6ठी में आपको अंग्रेजी भी सीखनी है। ओरिजिनल गांव कहाँ है आपका? खूना गांव है। अच्छा, खूना, नैनीपातल के नीचे। ठीक। तो फिर यहाँ मैथ्स और अंग्रेजी ख़ास तौर पे इन बच्चों के साथ नहीं कर पाया मैं। तो जबकि हमारा 5वीं का बोर्ड होता था सात सलिंग स्कूल में पहले, तो उसमें मैंने टॉप किया था। तो हमारे मम्मी पापा ने ये सोचा कि अच्छा बच्चा पढ़ने में अच्छा, तो ले चलो उसको मार्केट ले चलो। लेकिन हुआ ये कि अंग्रेजी तो नहीं आती ना, ABCD भी सीखनी है और फिर करना है, तो इन बच्चों के साथ मेरा नहीं हो पाया सर। तो फिर पीछे होते होते गया और 10th तक आते तक मतलब वो रिकवरी नहीं हो पाई कभी भी। तो मेरे मैथ्स में 100 में से 25 नंबर आए थे बस हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम में। लेकिन उन दिनों एक स्कीम होती थी कि ग्रेस मिलता था 10 नंबर का। 8 नंबर का मिलता था या फिर 10 नंबर का? हाँ, ऐसे कुछ था, जो भी था। तो वो मैं ग्रेस मिले तो मैं हाई स्कूल पास हुआ 46% के आसपास, जाए 46 पॉइंट कुछ परसेंट, यानी कि 1-2% और नीचे आते तो 3rd डिवीज़न होती थी उन दिनों। उस समय तो हाई स्कूल पास होना ही एक अपने आप में अचीवमेंट होता था। हाँ, तो इसलिए फिर क्या हुआ, पढ़ाई से भी एक बार आप पीछे होते जाते हो तो फिर पढ़ाई से भी आपका मन निकलते जाता है। फिर आप
घूमना फिरना और इन चीज़ों में पड़ी जाते हो, तो एक नेचुरल बच्चे के लिए एक साइकोलॉजी है वो। तो मेरा अभी 10th तक तो पढ़ाई में कोई मन नहीं था, बड़ी मुश्किल से पास हुआ मैं। 11th में जाने के बाद फिर थोड़ा चेंज हुआ। एक हमारे टीचर ट्यूशन जब मम्मी पापा ने लगाया मेरा, ललित सर, ललित उप्रेती सर, अगर आप जानते हैं, अभी 2-3 साल पहले ख़त्म हो गए वो। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया मेरे को, तो फिर एक ड्रामेटिक चेंज आया, क्योंकि हमारा बेसिक्स तो सही था, गांव में रहे हैं तो हम मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, ईमानदारी से काम करना जानते थे। तो पहली बार लगा कि उन्होंने हमें एक अच्छा एक लाइन में लगा दिया। फिर वहाँ से फिर दोबारा से हम पकड़ते गए, फिर आगे बढ़ते गया। फिर उसके बाद फिर तो बीएससी किया आपने। इंटर में फिर मेरे 46 से 58% आ गए थे 2 साल में ही। बहुत बढ़िया। फिर बीएससी में मेरी 60 क्रॉस कर गया था। फिर इसी में फिर मैंने कॉन्फिडेंस जागा, तो मुझे लगा अब मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो फिर मैं सीडीएस की तैयारी के लिए चला गया चंडीगढ़। तो मैंने वहाँ सीडीएस का रिटर्न भी निकाल लिया। एसएसबी नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन वाला, कॉन्फिडेंस वाला और इस टाइप का माहौल कभी मिला नहीं हमको, तो वो सूट नहीं किया मेरे को। तो फिर अब मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली थी, टाइम नहीं था मेरे पास कि जॉब अब करनी कैसे भी, क्योंकि उस टाइम में पेरेंट्स भी इतना टाइम नहीं देते थे और आपको खुद भी लगता था कि इतना तो पढ़ लिया, अब कैसे होगा। तो फिर मैंने को लेकर चलो अब छोड़ो उसको, फिर मैं एचएम कर लेता हूँ, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेता हूँ, ताकि फिर आप इस लाइन में। तो फिर मैं एचएम लाइन में चला गया। बचपन में खाना पीना हमने देखा ही था, और मम्मी भी मेरी टीचर थी, तो खाना पीना हेल्प करना हमने सीख लिया था बचपन से। तो फिर मेरे को वहाँ अच्छा लगने लग गया। और मेरा स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी ठीक था, अच्छा था मतलब। तो इसका मुझे बहुत एडवांटेज मिला। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को बोलूँगा कि स्पोर्ट्स बच्चों से मत छुड़ा कोई। ना खेत में काम कर रहे हैं, ना गाय पालनी आती है, और ना खेल कूद भी नहीं करेंगे, तो ये अनफिट हो जाएंगे मतलब। इनके कल के दिन कोई नौकरी लग भी गई तो लंबी नौकरी ये लोग नहीं कर पाएंगे। कई बच्चे छोड़ के आ जा रहे हैं, तो इनको इतने सब काम नहीं हो पा रहे। तो एटलीस्ट स्पोर्ट्स की तरफ तो पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन स्पोर्ट्स मत छोड़ो। तो मैं उस वक्त देखो बहुत अच्छे लेवल का स्पोर्ट्स होता था हमारे यहाँ, फुटबॉल और क्रिकेट। तो मैंने फुटबॉल भी अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम से खेला हुआ है, और मैंने क्रिकेट भी अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम से खेला है। जबकि हमारे फुटबॉल में तो यहाँ एक बहुत अच्छा फुटबॉल क्लब होता था, हीरोज़ करके। इसमें आज के जो पुराने हमारे मेयर हैं, राजेंद्र रावत, और दूसरे गोपी चौहान, शेखर कपूर, दरबांदा, ऐसे करके बहुत, ये सब नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर थे। तो इनके साथ मैं भी 1-2 सीज़न पढ़ाई के साथ साथ इनकी टीम में जगह बना पाया। तो ये कि मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसे ही क्रिकेट में भी मैं अपनी क्या कहते हैं, ओपनिंग बैट्समैन और विकेट कीपर अच्छे उसमें आता था। मैं डिस्ट्रिक्ट की टीम से 1-2 बार उसको भी खेलने का मौका मिला। तो यूपी में एक टफ कंपटीशन होता था, वहाँ हम जाते थे, उन दिनों यूपी में थे। तो स्पोर्ट्स में मेरा ठीक था, तो रिकवरी जल्दी होती, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्या होता है ना, आपको आप थक जाते हो, गला सूख रहा होता है, फिर भी आप दौड़ रहे होते हो, टीम के लिए काम कर रहे होते हो, तो आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन पैदा हो ही जाता है। तो आप दोबारा भी स्टार्ट कोई भी काम चालू करोगे ना, ठीक हो ही जाएगा वो। तो मेरा एग्जांपल में तो ये है कि पढ़ाई से एकदम वीक से, और जस्ट बिकॉज कि फिजिकली फिट थे और पहाड़ी एटीट्यूड बचा था हमारा, तो हम फिर दोबारा कैच करते गए। फौज में भी मेरे को फिर बहुत अच्छा सम्मान मिला, मतलब बहुत एक 17 साल का छोटा करियर, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान मिला, मज़ा आ गया काम करके। तो अब मेरे आपको शायद पता नहीं होगा, कमेंडेशन बोलते हैं, मेडल होते हैं। तो मेरे पास 5 मेडल हैं वो। अच्छा। तो बहुत बढ़िया। तो उसमें जो जनरल ऑफिसर होते हैं, आर्मी कमांडर बोलते हैं, तो उनके दिए हुए कि विशेष सेवा के लिए, तो 5 मिलने काफ़ी हुए। दूसरा लास्ट में जो आर्मी हेडक्वार्टर में इसमें था मैं, तो जनरल जो लेट बिपिन रावत साहब हैं, उन्होंने भी मेरे को अपना चीफ का कमेंडेशन मेडल दिया। आर्मी में कहाँ जो आपने अपनी सेवाएं दी? मैं तो सबसे ज़्यादा तो मेरा स्टार्टिंग करियर तो हमारा एसी सेंटर होता है बेंगलोर और गया में। तो वहाँ पे ऑल आर्म्स के कुक्स और वेटर्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो बहुत बड़ा एक 2-2.5 हज़ार कैडेट्स को मतलब शेफ्स और स्टीवर्ड्स को ट्रेन करना होता है। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो।
उसके बाद फिर दूसरा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके बाद एनडीए का। एनडीए बोले तो 2,500 कैडेट्स को खाना खिलाना, और वो भी केवल आधे घंटे के अंदर। अच्छा, यानी कि आधे घंटे के अंदर 2,500 कैडेट अंदर खाना खिलाना है, और आधे घंटे के अंदर ही सबको खिला के वापस। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम एनडीए में था, तो बहुत सीखने को मिला वहाँ पे। और उसके बाद फिर श्रीनगर मेस में चलाने का मौका मिला, तो वहाँ पे बहुत सारे वीआईपीज़ को सर्व करने का मौका मिला। तो जितने भी डिफेंस मिनिस्टर थे श्रीनगर, उनके लगातार विजिट्स चलते रहते थे। ऐसे ही वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल हैं, चीफ्स हैं, आर्मी चीफ्स हैं, उन सबको मैंने खिलाया। अब्दुल कलाम आज़ाद को भी मैंने पर्सनली खिलाया हुआ है। अभी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं माननीय राजनाथ सिंह, इनको भी कई बार खिलाई। इनको जलेबी और ये सब बहुत पसंद है, तो इनके जब भी आते थे तो हम इनके मेन्यू में जलेबी डाल देते थे, तो इनको बड़ा पसंद था। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर यूएन का एक मौका मिला था, इजराइल वाला, सीरिया वाला, तो वो बहुत अच्छा लगा था। और वहीं पे फिर मैंने काफ़ी फार्मिंग की एग्जीबिशंस और ये सब देखा था। तो ये बहुत ज़रा लास्ट पोस्टिंग फिर दिल्ली में रही थी मेरी। तो दिल्ली में फिर ये जनरल बिपिन रावत साहब के साथ 2-2.5 साल उनके साथ रहा था वहाँ पे। और हमारे मेस में जितने भी फॉरेन डेलीगेशंस थे वो हमारे मेस में ही आके खाते थे। तो डिफेंस की जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती थी, उनका खाने पीने का इंतज़ाम हमारे मेस में होता था। तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री और अच्छा करियर रहा है। तो बहुत बढ़िया, मेमोरी अच्छी है। हाँ। इसी में लास्ट में फिर जब मैं रिटायरमेंट आया, तो रिटायरमेंट के तुरंत बाद मेरे को हमारे ब्रिगेडियर साहब थे, उनका फ़ोन आ गया था कि एक मेरे फ्रेंड है यूएस में रहते हैं, उनका मेडिकल कॉलेज है उज्बेकिस्तान में। तो वहाँ काफ़ी इंडियन बच्चे पढ़ते हैं उनकी उसमें, तो उनको अर्जेंट मदद चाहिए, वहाँ पर एक मैनेजर चाहिए तुरंत। तो मैंने आपका नाम उसको रिकमेंड क्या कहते हैं किया हुआ है, तो आप करना चाहते हो करके, तो आप सैलरी वाली की चिंता मत करिए, अच्छी मिलेगी, उन्होंने बोला था जो भी है। तो आप, लेकिन मैं मूड बना चुका था कि आप थोड़ा टाइम फैमिली बच्चे के साथ करना है, क्योंकि आप बहुत टाइम तक बहुत एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकते। तो एक नशे का कारण वो भी है, ओवर स्ट्रेस्ड होना भी ना। फौज में जो लोग पी के दारू पीना सीख जाते हैं, एक कारण वो है कि फौज की नौकरी थोड़ा सा टफ तो होती है, तो उसमें फिर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वहाँ आदत पड़ जाती है। लेकिन अब घर आ गए हो आप, तो अब ऐसे कोई स्ट्रेस तो है नहीं, तो आप छोड़ भी सकते हो। चलिए, तो सर बातचीत आपके साथ बहुत शानदार रही है। आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि इस वाले पॉडकास्ट को और लंबा किया जाए, लेकिन अब आपका समय भी बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो आखिर में हमारे जो दर्शकों को अगर कोई आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल, मैसेज तो यही है कि पहाड़ों को बचाने का समय है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से, अर्बनाइजेशन से, अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट से, तो इसके लिए सबको साथ में आना पड़ेगा। छोटी छोटी अपना बचत, पर्यावरणीय बचत हर घर में होनी ज़रूरी है। जैसे हम फौजी हैं, तो मैं फौजियों को रिक्वेस्ट से या रिकमेंड करना चाहूँगा कि थोड़ा कैंटीन जाना कम करो। वहाँ से अननेसेसरी शैम्पू, अननेसेसरी डिटर्जेंट पाउडर, साबुन, टूथपेस्ट लाना थोड़ा सा कम करो। वो सस्ता ज़रूर मिलता है, फ्री नहीं है, और उसका इस्तेमाल भी थोड़ा सा कम करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन जो भी है सब वो नदियों में ही जाता है। हमारे वाटर को 100% पॉल्यूट करेगा ही करेगा। तो ऐसे ही जो बाकी लेडीज़ और बच्चे हैं, उनके लिए है कि थोड़ा सा वो भी अपना कंजप्शन कम करें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में कम करें। बच्चों का ये है कि बहुत ज़्यादा आप फालतू की चीज़ें खा रहे हैं, अपना वेट बढ़ा रहे हैं, इनके पाँव टेढ़े हो रहे हैं अभी से बच्चों के, ये फौज के लिए आगे अनफिट होते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा मोबाइल और ये सब देख रहे हैं, तो आंखें भी ख़राब हो रही हैं। तो ये थोड़ा कंजप्शन अपना हर किसी को थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा। अगर इसका भी मैं अपना एग्जांपल देके बोल रहा हूँ कि मैं ये 4-5 साल से कर रहा हूँ, तब मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने आज तक कभी बालों में मेहंदी नहीं लगाई है, कि मुझे पता है कि वो जो उसमें केमिकल है वो कहीं ना कहीं पानी में ही जाना है। और एक बार जब मेहंदी की आदत पड़ जाती है तो बाल भी मांगता है, वो दोबारा से और ज़्यादा मांगता है फिर वो।
वो साफ दिखता है। तो सफ़ेद बालों के साथ रहना सीख लो, ये एक उम्र का एक पड़ाव है ही, उसमें कोई बचना चिपने वाली कोई बात ही नहीं है। सही बात। ऐसे ही जैसे मैं कभी क्रीम और ये सब नहीं लगाता, कभी कभी जब ड्राई हो गया तो नारियल का तेल थोड़ा लगा लिया, बस हो गया। ऐसे ही टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन भी जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना ठीक है। और आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर से एक ये ज़रूर लेके चलें, अपना पानी। ये लेके चलेंगे तो आपको कहीं पानी की बोतल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कोई आप सॉफ्ट ड्रिंक और ये ऐसी चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हैबिट, छोटी छोटी हैबिट अपने आप में डाल लें। इसको जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल बोलते हैं। कि आप मतलब अपने बच्चों को भी सिखाएं कि किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना, प्रकृति के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं बनना। बिल्कुल। आप आए हो इस दुनिया में तो आपका थोड़ा बनता ही है कि आप इतना कार्बन एमिट करोगे, लेकिन उसको उतना ही करो जितना आपका बनता है। उससे ज़्यादा करोगे तो फिर इतना सारा बर्बादी हो ही रही है। तो यही मैसेज है मेरा कि थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल, पैसा है या सब कुछ है करके इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध कुछ भी खरीदे जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, दोबारा खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अपना थोड़ा सा सात्विक जीवन और ये थोड़ा सा करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो नहीं, पहाड़ों को बचाना बहुत मुश्किल है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।